Hello, dear students. Welcome to Real Academy's YouTube channel. Myself, Princey. Today, we are going to learn the concepts of biology which are going to appear in your exams. So, first of all, we will start with chapter first, that is the cell. Okay. So, ये chapter में this is overall the summary of this chapter. चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है एक बार क्विक लुक में हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रो क्या है। इंट्रो में हम देखते हैं कि सेल, व्हाट इज द सेल। सेल का डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। सेल की डिस्कवरी किसने की थी वो आपको याद होना चाहिए। डिस्कवरी कौन से पार्ट में की थी वो याद होना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल सेल थियरी में क्या क्या दिया है ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल दो टाइप के हैं, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आपको दोनों के डिफरेंसेस पता होने चाहिए। ओके, डिफरेंसेस यहाँ पे बोर्ड पे दिए हुए हैं, आपको चाहिए तो आप इसको समरी के तौर पे रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट, आपको टिपिकल सेल स्ट्रक्चर में क्या क्या ऑर्गेनेल्स होते हैं ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हम सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स है और उसके फंक्शनिंग क्या क्या है ये चीजें दी गई है, आपको सिर्फ रेफर करना है। जैसे सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, इनके साथ ही में फंक्शनिंग दी है। जैसे सेल मेम्ब्रेन का फंक्शनिंग होता है सिलेक्टिव परमिएबल होते हैं, ये सिलेक्टिव परमिएबल होते हैं जिसकी वजह से सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन में ये काम करते हैं। सेल वॉल, ये एक प्लांट सेल में, बेसिकली ये प्लांट सेल में होते हैं। सेल को शेप देना, रिजिडिटी प्रोवाइड करना इनका मेन वर्क होता है। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस होता है, बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जैसे केमिकल रिएक्शंस या ये पार्ट में होते हैं। न्यूक्लियस और बाकी सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पता है, जस्ट क्विक रेफरेंस के लिए ये चीजें आपको दी गई है। नेक्स्ट, सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। मैंने यहाँ पे स्टार किया है, क्यों किया है ये आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज ये डिफरेंस मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। डिफरेंस क्या क्या है अच्छी तरीके से देख लेना और किस किस पार्ट में है वो देख लेना। सेल वॉल, शेप, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, स्टोर्ड फूड, ये 6 डिफरेंस है। और ये 6 डिफरेंस अगर आप अच्छे से कर लोगे तो अगर ये आएगा भी आपको तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और आपको 3 के 3 मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड मोजाइक मॉडल आपको दिया गया है। सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, किससे बना हुआ है और ये क्या करता है, इसकी फंक्शनिंग क्या है, ये पूरा पार्ट आपको दिया गया है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज द कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल। तो इसके बारे में आपको पूरी कंटेंट बताया गया है। लार्ज होता है, स्पेरिकल होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है, कंटेन करता है क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम किससे बना होता है, क्रोमैटिन नेटवर्क दिया है। क्रोमैटिन नेटवर्क किससे बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट, क्या काम करता है, कंट्रोल करता है एक्टिविटी ऑफ द सेल। इसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, आपको मे भी न्यूक्लियोलस का फंक्शनिंग पूछ सकते हैं। तो न्यूक्लियोलस की फंक्शनिंग क्या होती है, ये आरएनए के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। उसके बाद आपको स्पेशलाइज्ड सेल दिया है, कौन कौन से और स्पेशलाइज्ड सेल है। आरबीसी है, उसका स्ट्रक्चर दिया है, उसके मेन कैरेक्टर्स क्या है ये याद रखना है आपको। पहला ये और दूसरा ये, ठीक है। बाइकॉन्केव होता है, उसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता और वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। साथ ही में आपको डब्ल्यूबीसी दिया है, इरेगुलर शेप का होता है और ये डिफेंस में वर्क करता है। नर्व सेल, आपके बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो है वो नर्व सेल होता है। ये नर्व इंपल्स कंडक्ट करता है। मसल सेल्स, स्पर्म सेल्स और बाकी सारी चीजें आपको दी है। अब ये पूरे पॉइंट में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे आपको याद रखना है सेल, आपको याद रखना है सेल क्या है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद आपको याद रखना है कोई भी नया सेल जो है वो कहां से अराइज होता है, नया सेल अराइज होता है अपने पुराने सेल से, यानी न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। लाइसोसोम सुसाइडल बैग है। उसके बाद आपको दिया है प्लांट सेल में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट होता है जो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सिलेक्टिव परमिएबल होता है और न्यूक्लियोलस
फॉर्म करते हैं राइबोसोम्स का। ठीक है, क्या क्या कॉमन मिस्टेक आप एग्जाम्स में या ये चैप्टर में कर सकते हो उसके बारे में आपको बता दिया गया है। आप सेल वॉल को लिविंग मानते हो जबकि वो डेड है। साथ में आप माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसा मानते हो कि सिर्फ वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, बिकॉज आप उसे क्लोरोप्लास्ट के साथ रिलेट करते हो, बट इट इज रॉन्ग। माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन प्लांट एज वेल एज इन एनिमल सेल। ओके, कंफ्यूजन अबाउट रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या डिफरेंस है ये आपको पता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट, आप कंफ्यूज होते हो क्लोरोप्लास्ट से कि क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, बट इट इज रॉन्ग। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट देता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, यानी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। नेक्स्ट, आप एज्यूम करते हो कि सारे सेल का जो शेप और साइज होता है वो सेम होता है, बट इट इज रॉन्ग। जैसे आप अगर नर्व सेल्स देख लोगे तो नर्व सेल्स के स्ट्रक्चर अलग होते हैं, आरबीसी सेल के स्ट्रक्चर अलग होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉमन मिस्टेक ये चैप्टर में आप कर सकते हो। एग्जाम टिप्स में क्या क्या आपको याद रखना है या क्या क्या चीजें आप अच्छी तरीके से करके जाओगे जब भी आप एग्जाम देने जाओगे, तो याद रखना, अगर आप कोई भी डायग्राम बना रहे हो तो डायग्राम को अच्छी तरीके से लेबलिंग आप करोगे। साथ ही में आप की फंक्शनिंग किसी भी ऑर्गेनेल्स को आप लिख रहे हो तो उसकी जो भी फंक्शनिंग है, जैसे मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिख रही हूं तो मुझे माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग लिखनी चाहिए, जो है पावर हाउस और इट सिंथेसाइज एनर्जी। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल अच्छे से पढ़ के जाइएगा। साइंटिफिक टर्म्स का यूटिलाइज कीजिए और रिवाइज कीजिए डायग्राम बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, तो ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगी। उसका चैप्टर का पूरा समरी मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, एग्जाम टिप्स की बात हो गई। अब हमें क्विकली अगर इस चैप्टर के बारे में समझना है तो याद रखना क्या क्या सेल्स है। पहला, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा होता है। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का एग है। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल्स होते हैं। उसके बाद आपको हार्डेस्ट सब्सटेंस इन सेल कौन सा होता है, सेल वॉल होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया है और सुसाइडल बैग लाइसोसोम्स है। ठीक है, क्विकली अगर इस वन लाइन में इस चैप्टर को मुझे डिफाइन करना है या वन लाइन में समराइज करना है इस चैप्टर को, तो समराइज में सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज द सेल इज द स्मॉलेस्ट and it performs all the functional essential of life, or cell is the smallest structural and functional unit of life. Now let's start with chapter 2. The chapter 2 is chromosome, that is structure of chromosome, cell cycle and cell division. So this is overall the summary of this chapter. First we will see the structure of chromosome. In structure of chromosome, क्रोमोसोम का डेफिनेशन दिया है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बना होता है डीएनए और प्रोटीन से। उसके बाद आपको दिया है ये जीन्स कैरी करता है जो आपके कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं और एक्टिविटी ऑफ सेल के एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, ईच क्रोमोसोम हैज अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है, हर एक क्रोमोसोम के पास एक बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिसे हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। बेस्ड अपॉन पोजीशन, क्रोमोसोम्स आर ऑफ 4 टाइप्स, दैट इज द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, द एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम एंड द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम क्रोमोसोम कैसे बनता है, कब दिखाई देता है, उसके बारे में पूरा आपको समरी दी गई है। इसके लिए की पॉइंट्स क्या है, क्रोमोसोम कंडेंस होता है टू फॉर्म क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के भी कौन से फेज में ये दिखाई देता है आपको, सेल डिवीजन के मेटाफेज में क्रोमोसोम एक्चुअल में विजिबल होते हैं। नेक्स्ट, सेल साइकिल। सेल साइकिल में अगर आप देख रहे हो तो ये जो फेज होता है इसे हम बोलते हैं इंटरफेज, और ये जो होता है एक्चुअल डिवाइडिंग फेज होता है जहां पे सेल डिवीजन करते हैं जिसे हम एम फेज बोलते हैं। तो उसके बारे में पूरी समरी दी गई है आपको। जी फेज में क्या होता है,
जी फेज में क्या होता है, एस फेज में क्या होता है, G2 फेज में क्या होता है, एम फेज में एक्चुअल में सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, दैट इज माइटोटिक सेल डिवीजन एंड अमाइटोटिक सेल डिवीजन। ठीक है, सो यहाँ पे आपको माइटोटिक सेल डिवीजन के बारे में पूरी तरीके से बताया गया है, कहाँ पे होता है, किस सेल टाइप में होता है, उससे कितने सेल्स का फॉर्मेशन होता है, दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है, किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके चारों स्टेजेस भी आपको बताए गए हैं। कौन से हैं चारों फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। चारों फेजेस में क्या होता है, उनके स्ट्रक्चर्स आपको अच्छी तरीके से दिए हैं, आप इसे रेफर कर सकते हो। एग्जाम में भी आपको ये चारों फेजेस आ सकते हैं, या तो रीराइट द करेक्ट ऑर्डर में आ सकते हैं, या फिर इनके बारे में आपको बताना पड़ सकता है, या फिर किसी एक स्टेज के बारे में आपको बताना पड़ेगा। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको आएगा, आप डायग्राम बनाना। ठीक है, नेक्स्ट, मियोसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। इसमें कितने सेल्स का फॉर्मेशन होता है, चार सेल्स का फॉर्मेशन होता है। कहां होता है, गोनाड्स में होता है, यानी टेस्टिस और ओवरी में होगा, स्पर्म और ओवम के प्रोडक्शन के लिए। फोर डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। टू सक्सेसिव डिवीजन में ये होता है, दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है, इसके बाद आपको मियोसिस 1 में क्या क्या फेजेस होते हैं उसके बारे में की पॉइंट्स दिए गए हैं। प्रोफेज लॉन्गेस्ट फेज होता है मियोसिस 1 का, देन मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। ठीक है, नेक्स्ट है मियोसिस 2। मियोसिस 2 और मियोसिस 1 में क्या मेजर डिफरेंस है, मियोसिस 1 को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। यानी अगर पेरेंट सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो जो दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं उनमें सिर्फ 23 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। वहीं पे मियोसिस 2 में क्या होता है, मियोसिस 2 में एक्चुअल में ये माइटोसिस जैसा होता है, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। इसमें जो दो डॉटर सेल ने 23 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम बनाए हैं, वो वापस से स्प्लिट होते हैं और टोटल चार डॉटर सेल्स बनाते हैं, जिनमें सबके पास 23 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो उसके पूरे फेजेस आपको दिए हैं, आपको ये याद रखना है। मियोसिस 1 में डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होते हैं सेल्स, यानी पेरेंट सेल डिप्लॉइड होते हैं और डॉटर सेल्स हैप्लॉइड हो जाते हैं, जबकि मियोसिस 2 में हैप्लॉइड से हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, अगर आप ये कर लोगे तो आपको इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सेल डिवीजन इंक्रीज करता है नंबर ऑफ सेल्स। नेक्स्ट, हेल्प करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ वोन या डैमेज सेल्स में हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन में यूजफुल होते हैं। मियोसिस मेंटेन करता है क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, हम क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखना है, क्रोमोसोम कैरी करता है जीन्स और कंट्रोल करता है कैरेक्टर्स को। क्रोमैटिन्स अनकॉइल्ड होके क्रोमोसोम बनाते हैं। सेल साइकिल में दो फेजेस होते हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। माइटोसिस में टू आइडेंटिकल डॉटर सेल बनते हैं, मियोसिस में फोर नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं। क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज 1 में ही होता है इन मियोसिस, एंड सेंट्रोसोम स्प्लिट होके क्या बनाते हैं आपके, सेंट्रोसोम स्प्लिट होते हैं एनाफेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस 2। ठीक है, मतलब एनाफेज ऑफ माइटोसिस एंड एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस। क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हम कर सकते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, दैट इज यू थिंक्स दैट क्रोमैटिन सेपरेट्स इन एनाफेज 1, विच इज रॉन्ग। एनाफेज 1 में क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होकर दो सेल में जाते हैं। कंफ्यूज होते हो आप माइटोसिस और मियोसिस के बीच में, क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज 1 में होता है, ये आप भूल जा रहे हो। और आप डॉटर सेल्स ऑफ मियोसिस जो होते हैं वो आइडेंटिकली, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, ये आप सोचते हो, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जहां पे आप कॉमनली मिस्टेक्स कर सकते हो। एग्जाम टिप्स के लिए सेम चीज है, डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करो विद लेबल्स, लर्न करो जो सीक्वेंस है ऑफ स्टेजेस,
टेबल फॉर्म में जो भी डिफरेंस रहेगा उसे आप राइटली नोट डाउन करोगे। नेक्स्ट, क्विक और फास्ट रिवीजन के लिए ह्यूमंस के जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उनमें 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। ह्यूमन के जो गैमेट सेल्स होते हैं दैट इज स्पर्म एंड ओवम, उसमें 23 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। डीएनए रेप्लिकेट करता है सिर्फ और सिर्फ एस फेज में। इंटरफेज लॉन्गेस्ट स्टेज होता है और मियोसिस से प्रोड्यूस होते हैं जेनेटिक वेरिएशंस। माइटोसिस मेंटेन करता है स्टेबिलिटी। ठीक है, ओवरऑल ये चैप्टर की समरी क्या है? सेल डिवीजन इज द बेसिक ऑफ लाइफ विच एंश्योर ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड रिप्रोडक्शन। So this is all for chapter 2. Now let's start with chapter 3, that is genetics. Okay, so in this, what are the main concepts? Basic concept, that is genetic is the branch of biology which deals with the heredity and variation. Okay, next, what is heredity? Heredity is transfer of character from parent to offspring. After that, variation is the difference in characters. Okay, the unit of heredity is the gene, and genes are located on chromosome. After that, who is the father of genetics? That is Gregor John Mendel. Okay, so key term, what is gene? In all the summary, this is the summary, that is unit of heredity which controls the expression of a particular character is a gene. Okay, next, here is the Mendel's experiment of pea plant. He selected pea plant, that is Pisum sativum. Why he selected pea plants? They have given here the all the parts why he selected pea plants. And what are the contrasting characters he have selected? Their dominating trait and their recessive trait. Next, what are the terminologies which we have to remember for our exam point of view? Okay, you should be remembering what are characters. You should be remembering traits. What are the traits? Traits are the alternative forms of a character. Okay, alleles are alternative forms of gene. Next, dominating trait which are expressed in F1 generation is called as dominating trait. Then is recessive trait which are not expressed in F1 generation. Genotype, phenotype, homozygous, heterozygous, all these points you have to remember. Okay, next, Mendel's monohybrid cross and Mendel's dihybrid cross, their phenotypic ratio and their genotypic ratio should be remembered by you. Okay, after that, you should remember what is law of dominance. When two dissimilar traits are brought together in a hybrid, one will dominate or one will express in F1 generation. That character is called as dominate, and this law is called as law of dominance. Okay, next, law of segregation. What it says, when two alleles of a gene separate during gamete formation so that each gamete receive only one allele. Okay, after that, law of independent assortment. Here many students do mistake. Okay, so during gamete formation, alleles of one gene assort independently of the alleles of another gene. Okay, key point what you should be remembering, that is combination of trait in offspring is independent and random. Okay, next is test cross. What is test cross? A test cross is a cross between a dominating phenotype and a homozygous recessive parent. Okay, next, chromosomes and gene, which we have studied in the past part. It is that what are the importance of genetics, important points of genetics where it is used mostly. It helps in understanding heredity and variation, helps in plant and animal reproduction, that is breeding point, helps in understanding genetical disorders, helps in DNA making or genetical biodiversity and research, DNA research. Okay, after that, common mistakes what students do in this chapter are
They think acquiring characters are inherited. Means the character which you acquire in your lifetime, it is not hereditary. Means it will not getting from one generation to next generation. After that, confusion about genotypes and phenotypes. What is genotype? The genetical makeup of the person, and the phenotype, the appearing character of that person. Okay. After that, you ignore the law of segregation, assuming dominance is complete always, which is not true, and forget about homozygous and heterozygous. Okay. Now, for exam tips, you should draw a neat label diagram of crosses when you will be showing monohybrid cross or dihybrid cross. You should be showing all the parts. After that, you should be write all the parental genotypes as well as a gametic genotype clearly. Always mention phenotypic and genotypic ratio when you are showing any monohybrid cross or dihybrid cross. Use symbols, whatever the homozygous or heterozygous symbols. And monohybrid, dihybrid cross you should practice, which is important point. Okay. Now, quick, fast. Mendel's performed experiment for 8 years. He worked around 28,000 pea plants. His work was published in 1866, and law of inheritance discovered by Mendel forms the basic of modern genetics. Okay, so this is all for this chapter. And this chapter we have studied about the heredity. Now we will start with chapter 4, that is absorption by root. Okay, in this chapter what we are going to see, first the basic concept. Plant requires water, so they will absorb water from the soil with the help of root. Okay, so plant require waters and minerals for growth and other vital processes. Root, what is the functioning of root? It absorb water and mineral present in the soil. Okay, next, this process is called as absorption. Absorption take place mainly through root hair. This part is important. Okay. After that, you have to draw the diagram of, if asked, you have to draw the diagram of root hair. This is the TS section of root hair. Okay. Root hair increases the surface area for absorption. Next, pathway of water and minerals. How water travels from root till xylem. Okay. So first, the path is called as apoplastic pathway, in which water will, how water will flow from the cell wall and intercellular space. Thus, water won't go inside the cell. It will travel from the cell wall and the intercellular space. After that, water starts the second pathway, that is symplastic pathway, in which water enters into the cytoplasm of the cell and the plasmodesma. After that, it transport through transmembrane pathway. Okay, so you have to know this point. The key point in this part is that water and minerals finally enters the xylem vessels and are transported upward to aerial part. Okay. After that, roles of endoderms. It have Casparian stripe, which is made up of suberin, a hydrophobic material. So it cannot allow water and minerals to pass through it. So that is why plants do the symplastic pathway and transmembrane pathway. Okay. Next, absorption of mineral salts. Mineral salts, how they are absorbed in the forms of iron. They are transported via the active transport. Okay, means if they are going to transport, they requires energy. After that, it flows or it transport against the concentration gradient.
Minerals are first absorbed by root hair and then passes to xylem. What are the elements which are going to pass and what are their functions? It has been mentioned here. Okay. After that, we are going to see factors which affects the absorption. First of all, which factor affects the absorption? That is soil, water. What percent of water is present in soil? It's matter the most. Okay. Next, concentration gradient. After that, soil temperature, soil aerations, root hair surface area, and lastly, presence of mineral ions. Now, after that, absorption of water. How water absorbed by the root? Roots absorb water through the osmosis process. Okay. So, water is absorbed by root hair by osmosis. Okay. It moves from soil that is higher water potential to lower water potential in the same pathway as ions. Okay. Next, movement of water and minerals through the root, how they are moved. That is root hair. This part is very important for you. How water moves from root hair to epidermis, cortex, endodermis, pericycle, and xylem. Okay. Next, importance of absorption of root. Key points to remember in this chapter. First of all, absorption is mainly by root hairs, occurs through apoplastic, symplastic, and transmembrane pathway. Endoderms controls entry in xylem. Water absorbed by the process called as osmosis. In osmosis, you should be knowing what is endoosmosis, what is exoosmosis, what is hypertonic, hypotonic, and isotonic solutions. Okay. Mineral absorption is achieved by active transport and it depends on soil condition and root health. Okay. Now let's see the common mistakes which have been done by you all. First of all, what is the common mistakes which can be seen? That is, you think that absorption occurs only from soil water. No. Okay. Ignoring the role of endodermis, confusion about osmosis and active transport, assuming all minerals are absorbed abundantly, equally, thinking root hairs are not important, but it is important because root hairs are the main part which is responsible for absorption of water and minerals. Okay. Next, tips. What are the tips? You should be draw each and every whichever the diagram have been asked, neat and label the diagram. Write all the pathways with the clear flow charts. Use key terms like Casparian stripes, osmosis, active transport. Give examples of mineral ions and their functions and practice answers in point forms and diagrams. Okay. So quick fact about this chapter, that is root hairs lives for a short time. Larger surface area for absorption. Absorption occurs in the maturation zone of root. Casparian stripe is made up of suberin and ATP is used in active transport of minerals. Okay. So in one line summary, root absorb water by osmosis and minerals by active transport from the soil through root hairs and pass them to xylem for transportation to other part of the plant. Okay. So this is all in chapter 4. Now we will start with chapter 5, that is transpiration. Okay. So in this chapter, what are the key points which we have been given to you? Let's start what are the parts which we have to remember in this chapter. Okay. So first of all, basic concept, what is transpiration? Definition of transpiration you should be knowing. It may come for 1 marks. Okay. So it is a physical process and does not involve any utilization of water. It occurs mainly through stomata, lenticels and cuticles. Okay.
Transpiration plays a very vital role in the plant body in ascent of sap and maintaining water inside the plant. Next, this is the structure of a plant's leaf. After that, types of transpiration. There are three types of transpiration: stomatal, lenticular, and cuticle. Okay. After that, mechanism of transpiration, how transpiration occurs, it has been given over here. Transpiration, you should be knowing this point, that is transpiration creates a transpirational pull which helps in the ascent of sap. Okay. Next, factors affecting transpiration. What are the factors? You should be knowing this. It may comes for 3 marks. Okay. After that, significance of transpiration. Why transpiration is necessary? It helps in ascent of sap, that is transpirational pull. Maintain water balance in plant, keep the plant cool. After that, it helps in absorption of minerals as well as it removes excess water from the plant. Okay. So these are the points. After that, you should be knowing what is transpirational pull, how it helps. So loss of water through transpiration creates a pull. You should be knowing why, because water have two properties, that is adhesive and cohesive property, and by these two properties they create pull force. Okay. This pull draws water upward through xylem vessels, and by that water and minerals reaches leaves and other part. Okay. So after that experiment, this experiment you should be knowing and you should draw this diagram. Okay. Next, transpiration and safety. You know, if all the plants do lots of transpiration, they can get wilted. So these are the parts. After adaptation to reduce transpiration, this is mainly done by xerophytic plants. Okay, you should be knowing that, and it both of this are important point for you. Okay. Next is common mistakes which you think. First, you think transpiration involves utilization of water, which is completely wrong. Okay. After that, ignoring cuticular and lenticular transpiration. Okay. After that, you are confused about transpiration and guttation. Guttation helps through margin of the leaf through hydrathodes. Okay. No remembering factors affecting transpirations. Okay. Next is the exam tip. What you should be think. So first of all, you don't do the common mistakes, that is draw a neat label diagram of everything whichever you have been asked. Write points in headings and subheadings. Use flowcharts for mechanisms and transpirational pulls, and learn key terms and difference clearly. Okay. Mainly transpiration and guttation difference, stomata and lenticels difference. Okay. Quick and fast, 90 to 95% of water lost through stomata. Transpirational pulls can lift water up to 100 meters of tall plant. After that, stomata are more on the lower surface of leaf. Okay. So this is all for chapter number 5. Now we will start with chapter 6, that is photosynthesis. Okay. So in this chapter, what we are going to see, first of all, the basic concept, what is photosynthesis? Photosynthesis is the process by which green plants prepare their own food through sunlight. Okay. For that, where this part or where this process take place, it take place in leaves. It is a physical and chemical process. After that, which part is responsible for all this functioning? That is the chlorophyll, which is present in chloroplast. Okay. Carbon dioxide and water are necessary element for this. And what is the byproduct? The products are
The products are glucose and oxygen. Okay. So key point, this is the key point which you should be knowing. So it is overall the structure of a leaf. After that, the chloroplast structure. You should be knowing thylakoid. Thylakoid is a structure which contains chlorophyll. Okay. After that, what are the raw materials and requirement of photosynthesis? Sunlight, carbon dioxide, water, okay, and chlorophyll. How this process works, this have been given here. Light energy is trapped by chlorophyll and used to convert carbon dioxide and water into glucose and water. Okay. After that, it is a chemical equation. That is, this equation you should be knowing. It is important for you. After that, stages of photosynthesis. There are two stages: light reaction and dark reaction. In light reaction, chlorophyll absorbs light energy, water gets splits into hydrogen and oxygen. Oxygen is released, ATP and NADH2 are formed. Okay. In dark reaction, that is Kelvin cycle, carbon dioxide is taken with the help of ATP and NADH2, glucose is formed. Okay. So light reaction does not require carbon dioxide directly but need light. Dark reaction does not need light directly but need ATP and NADH2. Okay. After that, importance of photosynthesis: produces food for the plant, releases oxygen, which is essential for respiration of all living organisms, maintain balance for oxygen and carbon dioxide, basis for food chain and food web. All this point you should be remembered. Okay. Now, what are the factors which affects photosynthesis? Light, carbon dioxide, temperature, water, and chlorophyll. Adaptations in leaf for photosynthesis: broad and flat lamellae. The leaf's structure or surface should be large, more surface area to absorb light. Thin light can easily pass through. Transparent cuticles, mesophils and spongy mesophils, stomata. Okay. Now, common mistakes: thinking that photosynthesis occurs only during daytime, considering oxygen as a raw material, which is totally wrong. Oxygen is a product of photosynthesis. Forgetting the role of chlorophyll and thinking photosynthesis occurs in all part of plant, but it is wrong. It is only occurs in leaf part of plant or green part of plant. Okay. Now, for exams, you should draw a neat and label diagram. Whatever have been asked, maybe they can ask you the structure of leaf or the structure of chlorophyll. Okay. Write the balanced chemical equation of photosynthesis. Mention all raw materials required for product, requirement and product. Learn difference between light and dark reaction. Okay. So quickly let's see photosynthesis where it is occurs. It occurs in chloroplast. Chloroplast contains green color and trap energy. Chlorophyll, glucose formed is stored in form as starch. Oxygen is released from water. So in one line of summary of this chapter, that is, photosynthesis is a process by which green plants uses sunlight energy to convert carbon dioxide and water into glucose and oxygen. Okay. So this is all for chapter number 6. Now we will be seeing chapter number 7. Let's start with chapter number 7, that is chemical control in plants. Okay. So overall, this is the summary of the chapter. In this chapter, what are the main points which we have to remember? We have been mentioned over here. Okay.
पहले हम देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है इस चैप्टर के बेसिस पे। क्या है? प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नीड टू रेस्पॉन्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई फॉर देयर सर्वाइवल। मतलब प्लांट को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही मैसेजेस को रेस्पॉन्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए उनके पास कुछ ऐसे केमिकल कोऑर्डिनेशंस या कोऑर्डिनेशंस होने चाहिए जिसके वजह से ये रेस्पॉन्स दे सके, और इसी रेस्पॉन्स को हम बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब हम देखते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स किसके वजह से होता है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट्स के हार्मोन्स के वजह से। ठीक है, जिन्हें हम प्लांट हार्मोन्स बोलते हैं या फिर फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। अब ये हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, लेकिन ये बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस ला सकते हैं इन प्लांट्स बॉडी। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं टू टारगेट टिश्यू वेयर दे रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट। तो इसका समरी क्या क्या है? बेसिकली केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं एक पार्ट में और ट्रांसपोर्ट होते हैं दूसरे पार्ट में, और वहां पे वो नेसेसरी एक्शन करते हैं। फाइटो हार्मोन्स आपको दिए गए हैं। प्लांट हार्मोन्स, ये पूरे प्लांट हार्मोन्स है जिसमें आपको ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ये 5 के 5 हार्मोन्स आपने पढ़े हुए हैं। ये 5 हार्मोन्स में से जो ऊपर के 3 है वो है ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन, और नीचे के जो 2 है वो है ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। ठीक है, जैसे ऑक्सिन इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिब्रेलिन 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 के G1, G2, G3, कॉमनली हम G3 का यूटिलाइज करते हैं। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन कॉज करता है। इथाइलिन गैसेस, ये याद रखना है आपको कि इथाइलिन जो है ये सिर्फ अकेला गैशियस हार्मोन है, तो ये पार्ट भी आप याद रखोगे। एब्सिसिक एसिड या ABA, ओके, तो ये पार्ट्स आप याद रखोगे। अब इनकी पूरी क्या फंक्शनिंग होती है, कहां पे ये वर्क करते हैं, ये पूरा पार्ट आपको दिया गया है। जैसे ऑक्सिन सेल इलोंगेशन को वो प्रमोट करता है, अपाइकल डोमिनेंसी करवाता है, मतलब अपाइकल पार्ट को, लैटरल पार्ट को ना ग्रो करवाने के बजाय अपाइकल पार्ट को वो ग्रो करवाता है। साथ में ये रूट का इनहिबिशन करवाता है, ट्रॉपिकल मूवमेंट करवाता है। ट्रॉपिकल मूवमेंट क्या होता है ये चीजें आपको पता होंगी। द मूवमेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ और ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट आर कॉल्ड एज ट्रॉपिकल मूवमेंट। ओके, जिब्रेलिन स्टेम का इलोंगेशन, सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, प्रमोट करता है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग। ठीक है, साइटोकाइनिन का मेन पार्ट है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है बड के फॉर्मेशंस को, और लीफ के सेनेसेंस को वो डिले करता है। इसके बाद हम इथाइलिन देखेंगे। राइपनिंग हार्मोन है, मतलब चीजों को पकाने का काम करता है, इसीलिए मैंने आपको बोला था इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। ठीक है, सेनेसेंस कॉज करता है, बुढ़ापा लाने का काम करता है। एब्सेशन कॉज करता है, यानी लीव्स, फ्रूट्स, इनको फॉल ऑफ करवाने का काम करता है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड कॉज करता है सीड एंड बड की डॉर्मेंसी, स्टोमेटा क्लोजिंग ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, और इनहिबिट करता है ग्रोथ को। तो ये पार्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रही हूं बिकॉज आपके लिए ज्यादा ध्यान में देने लायक हो। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं तो देख लो। प्लांट हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन, जहां पे प्रोड्यूस होते हैं वहां से अपने टारगेट ऑर्गन तक ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये मूव करते हैं इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी थ्रू प्लांट्स। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इनके क्या होते हैं, तो पोलर ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है, वन वे ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ही ट्रांसपोर्ट होगा, वापस से नहीं आएगा। दूसरा नॉन पोलर ट्रांसपोर्टेशन होता है इन ऑल डायरेक्शन, मतलब रूट से स्टेम तक भी जा सकता है, रूट से लीफ तक भी जा सकता है, रूट से दूसरे ब्रांचिंग तक भी जा सकता है। ठीक है, और डिफ्यूजन के थ्रू, तो इथाइलिन गैशियस हार्मोन है तो ये वाया डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट ट्रॉपिकल मूवमेंट, कौन से मूवमेंट दिखाते हैं वो दिखा है।
ट्रॉपिकल मूवमेंट ऑक्सिन के वजह से दिखता है, सीड जर्मिनेशन जिब्रेलिन के वजह से, फ्रूट राइपनिंग इथाइलिन के वजह से, लीफ का सेनेसेंस इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड दोनों की वजह से होता है, स्टोमेटल क्लोजर एब्सिसिक एसिड के वजह से होता है, और सेल डिवीजन साइटोकाइनिन के वजह से होता है। तो ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे आप। नेक्स्ट, इंटरैक्शन बिटवीन हॉर्मोन्स। तो कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो आपस में इंटरैक्शन करके प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जैसे प्लांट हॉर्मोन्स अकेले काम नहीं करते, वो एक दूसरे के इंटरैक्शन में वर्क करते हैं। द फाइनल रेस्पॉन्स इज द रिजल्ट ऑफ बैलेंसिंग देम डिफरेंट हॉर्मोन्स। ओके, सो जैसे कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। बैलेंस डिसाइड्स वेदर अ सेल विल इलोंगेट और सेल विल डिवाइड। अगर ऑक्सिन की मात्रा ज्यादा हुई तो सेल इलोंगेट करेगा, अगर साइटोकाइनिन की मात्रा ज्यादा हुई तो सेल डिवाइड करेगा। हाई ऑक्सिन तो सेल इलोंगेट होगा, हाई साइटोकाइनिन तो सेल डिवाइड करेगा। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो WM वेंट ने दिया था, ऑक्सिन से रिलेटेड ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया था। ये एक्सपेरिमेंट आप देख लोगे अच्छी तरीके से। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में इंपॉर्टेंस क्या क्या है, किस चीज के लिए ये हेल्पफुल होते हैं, वो चीजें वैसे हमने ऑलरेडी देख लिया है, एक बार और देख लोगे आप। रोल्स ऑफ सम हॉर्मोन्स, तो ऑक्सिन का क्या रोल है, फोटोट्रॉपिज्म करवाता है ये, आप याद रखोगे, और साथ ही में रूट में जियोट्रॉपिज्म करवाता है। जिब्रेलिन यूज्ड इन माल्ट इंडस्ट्रीज टू ब्रेक डॉर्मेंसी ऑफ सीड एंड प्रमोट जर्मिनेशन। इथाइलिन राइपनिंग के लिए यूज किया जाता है। एब्सिसिक एसिड वाटर लॉस में स्टोमेटा को क्लोजर के लिए यूटिलाइज किया जाता है, और साइटोकाइनिन टिश्यूज में डिवीजन या सेल को प्रमोट करेगा डिवीजन के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल इस चैप्टर की समरी क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन फाइटो हार्मोन्स की वजह से आते हैं। ये हार्मोन्स जो है ये माइन्यूट अमाउंट में रिलीज होते हैं या बनते हैं और अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाए जाते हैं। ये रेगुलेट करते हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। बैलेंस और इंटरैक्शन बिटवीन हॉर्मोन्स ये एसेंशियल होते हैं फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द प्लांट। ओके, नाउ लेट्स क्विकली see what common mistakes we can do. First of all, we think hormones are nutrition, but no, they are the chemicals which is responsible for initiation of stimulus. Okay, confused about auxin and gibberellin, also you get confused about auxin and cytokinin. Thinks hormone acts equally in all part, no. Okay, and forget that auxin is transported in polar manner. Lastly, exam tips. Learn the functioning and sites of production of all the hormones. Draw a diagram neatly for Venn experiments. Use keywords like auxin, tropism, dormancy, ripening, cytokinin, ABA. Okay. Quickly, auxin is growth hormone. Gibberellin is elongation hormone. Cytokinin is cell dividing hormone. Ethylene is ripening hormone. Abscisic acid is stress hormone. Okay, so this is all for this chapter. Further, we will be studying the chapter number 8. So let's start with chapter number 8, that is circulatory system. Okay, so what we are going to see in this chapter? In this chapter, all the parameters which are necessary and important for the exams have been given. Okay, let's see what this chapter contains. First of all, it contains what is circulatory system. It is a network of organs and blood vessels that transport blood to all over the body. मतलब आपके बॉडी में वो सिस्टम जो हर एक सब्सटेंस को एक पार्ट से दूसरे पूरे बॉडी पार्ट्स में ले जाने का काम करता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, या वो सिस्टम को हम बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? हर एक सब्सटेंस को, चाहे वो हॉर्मोन्स हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट हो, चाहे वो बॉडी टेम्परेचर का मेंटेनेंस हो, या एक्सक्रीटरी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है,
फिर ये इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन द होम्योस्टैटिस ऑफ योर बॉडी। आपके बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट है या ये सिस्टम इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आपको कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड पता होने चाहिए। आपको पता है ब्लड के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। प्लाज्मा होता है जो स्ट्रॉ कलर का होता है यानी ट्रांसपेरेंट होता है। आपके ब्लड का 55% जो पार्ट है वो किसका बना होता है, वो प्लाज्मा का बना होता है। ठीक है, इसमें वाटर का मेजर कंटेंट होता है, कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं, साथ ही में मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स और वेस्ट, ये सारी चीजें डिसॉल्व फॉर्म में होती है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी आपको दिया हुआ है। डब्ल्यूबीसी आपके ब्लड में स्मॉल अमाउंट में होता है। डब्ल्यूबीसी सेल्स और प्लेटलेट्स 1%। डब्ल्यूबीसी डिफेंस मैकेनिज्म करता है आपके बॉडी में, यानी आपके बॉडी का जो इम्यून पावर है, इम्यून सिस्टम है, वो डब्ल्यूबीसी से हमें मिलता है। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, तो ये पार्ट्स आपको याद रखनी है। उसके बाद आरबीसी 44% होता है। आरबीसी कंटेन करता है हीमोग्लोबिन, जो रेड कलर का पिगमेंट होता है और आपके ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो ब्लड स्लाइटली अल्कलाइन होता है जिसका पीएच 7.4 होता है। ठीक है, उसके बाद हार्ट का स्ट्रक्चर याद रखना है आपको। हार्ट मस्कुलर हॉलो 4 चेम्बर्ड पार्ट होता है, आपके बॉडी में ऑर्गन होता है। इसका मेन फंक्शनिंग क्या है, पंपिंग। ये पंप करता है टू सर्कुलेट ब्लड। ठीक है, कहां पे होता है, थोरैसिक कैविटी में होता है, दोनों लंग्स के बीच में। ओके, स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट। उसके बाद आपके पूरे स्ट्रक्चर्स के, हार्ट के पूरे स्ट्रक्चर के आपको नाम वगैरह दिए हैं, तो ये आप अच्छी तरीके से देख लेना। वॉल्स एंश्योर करते हैं वन वे फ्लो ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो को, वो पार्ट आप देख लेना। कहां कहां पे वॉल्स है ये आपको पता है। एक यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है बिटवीन योर राइट एट्रियम एंड योर राइट वेंट्रिकल। एक वॉल्व आपके लेफ्ट साइड में होता है बिटवीन योर लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। एक वॉल्व आपके यहां पे भी पाया जाता है बिटवीन योर राइट वेंट्रिकल एंड योर पल्मोनरी आर्टरीज। एक होता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा के बीच में। ठीक है, तो ये चारों वॉल्स आप याद रखोगे। ये देख लो, ये है, यहां पे है, ये है और ये है, ऐसे 4 वॉल्स है। ठीक है, तो वो चीजें आप याद रखोगे। उसके बाद डबल सर्कुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। डबल सर्कुलेशन वो पार्ट या वो सिस्टम या वो प्रोसेस जिसमें ब्लड हार्ट से 2 बार गुजरता है, उस सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, सो ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग वन कंप्लीट सर्कुलेशन। एक पूरा सर्कुलेशन कंप्लीट करने के लिए ब्लड आपके हार्ट से 2 बार ट्रांसपोर्ट होता है या ब्लड 2 बार पास होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर राइट पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में होता क्या है, हार्ट से ब्लड लंग्स तक जाता है और लंग्स से वापस हार्ट तक आता है, इस सर्कुलेशन को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, जो राइट वेंट्रिकल से पास होता है लंग्स के पास और लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक आता है। दूसरा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जो लॉन्ग सर्किट है, इसमें आपको पूरा फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक जाएगा, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रियम तक आएगा। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में लेफ्ट एट्रियम से ब्लड फ्लो होगा बॉडी पार्ट्स तक। कौन सा ब्लड फ्लो होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा। ठीक है,
वहां से बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम तक जाएगा। कौन सा पार्ट, कौन सा ब्लड जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ठीक है, फिर ये आपको ये पूरा पार्ट दिया हुआ है, आप एक बार अच्छे तरीके से ध्यान दे लोगे। देन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज के पास ल्यूमेन नैरो होता है, वेन्स के पास ल्यूमेन ब्रॉड होता है। आर्टरीज थिक वॉल के होते हैं, नो वॉल्स होता है। वेन्स के पास थिन वॉल्स होते हैं और जो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। कैपिलरीज एकदम पतली सी लेयर होती है, थिन वॉल्ड होता है, एक सेल की थिकनेस होती है। ठीक है, ये पार्ट्स आप याद रखोगे। नेक्स्ट, फ्लो ऑफ ब्लड कैसे होगा? तो ये चार्ट आप याद रखोगे, ये फ्लो चार्ट आप याद रखोगे। बॉडी से वेना कावा में जाएगा, वेना कावा से राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व, देन राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी एंड देन लंग्स। ये कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से पल्मोनरी वेन्स से लेफ्ट एट्रियम से वो जाएंगे बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व से जाएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा से पूरे बॉडी में। ठीक है, तो ये दोनों ही चार्ट्स आप याद रखोगे। नेक्स्ट, हार्ट बीट का कॉन्सेप्ट है। एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम हार्ट बीट बोलते हैं। नॉर्मली 72 टू 80 बीट्स पर मिनट्स होती है। हार्ट बीट्स के 3 फेजेस होते हैं, ऑरिकल सिस्टॉल, मतलब जहां पे एट्रियम्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, सिस्टॉल में जाते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टॉल, जहां पे वेंट्रिकल सिस्टॉल करते हैं, और वेंट्रिकल्स जनरल डायस्टॉल, जहां पे दोनों ही चेंबर रिलैक्स स्टेज में होते हैं। नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में 90 टू 90% जो पार्ट होता है वो होता है वाटर का, और बाकी का जो कंटेंट होता है उसमें आता है पहले तो प्रोटीन्स, जिसमें अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन आते हैं, और उसके बाद अदर सब्सटेंस होते हैं। तो अदर सब्सटेंस क्या कंटेन करते हैं? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैट, विटामिन, मिनरल आयंस, हॉर्मोन्स, वेस्ट, ये सारी चीजें आपके प्लाज्मा में होती है। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो ब्लड का क्या फंक्शन है? पहले तो ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स टू सेल, ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल्स टू लंग्स, कैरी करना डाइजेस्टिव फूड को, हॉर्मोन्स को और मिनरल्स को, मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव आउट करना, बॉडी को प्रोटेक्ट करना और क्लॉटिंग करवाना, हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर और पीएच को मेंटेन करना। ठीक है, ये कंपोनेंट्स आपको ब्लड के दिए हुए हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट एंड प्लाज्मा। ओके, नेक्स्ट, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एनीमिया, जनरली अगर आरबीसी या हीमोग्लोबिन का काउंट कम हो जाता है तो उसके वजह से वीकनेस और फटीग आना शुरू हो जाता है, इसी को हम एनीमिया बोलते हैं। हाइपरटेंशन, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ब्लड प्रेशर नॉर्मली 120/80 होता है, लेकिन इस कंडीशन में ये 140/100 या 140/120 हो जाता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, वो आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है, जिसके वजह से हार्ट अटैक आ सकते हैं। वेरिकोज वेन, स्वेलिंग ऑफ वेन्स यूजुअली इन लेग्स पार्ट, इसके वजह से वॉल्स फॉल्टी हो जाते हैं। ल्यूकेमिया, कैंसर ऑफ ब्लड, किसके वजह से होता है? डब्ल्यूबीसी के ज्यादा होने के वजह से होता है। ठीक है, so this is all in this chapter. What common mistakes you can cause in this chapter? You think that arteries always carries oxygenated blood. It is wrong. ठीक है, arteries oxygenated blood बॉडी तक पहुंचाती है, लेकिन वापस वो लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। साथ में आप थिंक करते हो कि वेन्स जो है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट नहीं, पल्मोनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। ठीक है, आप वॉल्स के बारे में, वेन्स में वॉल्स होती है ये आप भूल जाते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। एग्जाम्स के लिए टिप्स क्या है? तो जो भी अगर डायग्राम आपसे पूछेगा वो डायग्राम आप नीट लेबल्ड करोगे। फ्लो चार्ट्स, ब्लड कैसे फ्लो होता है स्पेसिफिकली, ये वाला पार्ट आप याद रखोगे।
फंक्शनिंग ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनके क्या फंक्शनिंग है, प्लाज्मा का क्या फंक्शन है, ये सारी चीजें आप याद रखोगे। ठीक है। क्विकली, हार्ट पंप करता है 5 लीटर्स ऑफ ब्लड एवरी मिनट। नेक्स्ट, the entire network of blood vessels in an adult is about 96,000 kilometers long. Thirdly, आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होती है वो 120 डेज की होती है। And the last is platelets helps in blood clotting within minutes. So this is all for this chapter. We will start with chapter number 9, that is excretory system of human being. Okay. So excretory system, basically what excretory system does. So excretory system, all living organisms produces metabolic waste which are harmful if they accumulated in the body. मतलब जो भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, ये मेटाबॉलिक वेस्ट अगर बॉडी के अंदर रहेगा तो वो टॉक्सिन बन जाएगा जो उसकी बॉडी को डैमेज करेगा, है ना। अगर ये मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हुआ, बॉडी से बाहर नहीं गया, तो इनडायरेक्टली ये क्या करेगा, ऑर्गन फेलियर और आफ्टर अ टाइम वो डेथ कॉज करेगा। तो इस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना है, जिसके लिए हमारे पास होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रोसेस इसका मेनली क्या है, रिमूवल ऑफ दिस वेस्ट। आपकी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल जो आपके बॉडी के लिए टॉक्सिक है, वो सारी चीजों को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके। ये मेंटेन करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को, ताकि आपकी बॉडी एक प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मेनली नाइट्रोजिनस वेस्ट, यानी ऐसे वेस्ट जो नाइट्रोजन से बने होते हैं, जैसे यूरिन हो गया, यूरिया हो गया, इसको आपके बॉडी से यूरिन के फॉर्म में ये रिलीज आउट करता है। अब ये है बेसिकली आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, जिसमें आपको किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद किडनी का स्ट्रक्चर याद रखोगे आप, बीन शेप का होता है, दोनों ही साइड एक एक होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के नीचे और रिब केज के बिलो में। ओके। इसकी साइज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये थाउजेंड्स ऑफ फिल्टरिंग यूनिट दैट इज नेफ्रॉन से बने होते हैं। ईच किडनी 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन से बनी हुई होती है। ये रिसीव करते हैं इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द रीनल आर्टरीज एंड रिटर्न्स प्यूरिफाइड ब्लड थ्रू रीनल वेन्स। तो ये है रीनल आर्टरी और ये है रीनल वेन। तो रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड आता है, रीनल वेन के थ्रू ब्लड वापस बॉडी सिस्टम में जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, इसका आप स्टेप वाइज सारे नेमिंग्स भी याद रखोगे। जैसे ग्लोमेरुलस पहले आएगा, देन बाउमेन्स कैप्सूल आएगा, देन पीसीटी आएगा, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद आता है आपका लूप ऑफ हेनलेस, नेक्स्ट आता है आपका डीसीटी और उसके बाद आता है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है। तो ये सीक्वेंस आप याद रखोगे। ग्लोमेरुलस फाइन कैपिलरीज होती है जो हायर प्रेशर से ब्लड से सारे इंप्योरिटीज को कलेक्ट करती है। ठीक है। ग्लोमेरुलस के पास एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल्स होते हैं, ये आपको पता हो। नेक्स्ट, बाउमेन्स कैप्सूल होता है जो फिल्ट्रेट को कलेक्ट करता है। उसके बाद आता है आपका पीसीटी, जो ये कॉइलिंग पार्ट है वो पीसीटी का होता है। पीसीटी दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये फिल्ट्रेशन को सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करवाने का काम करता है। उसके बाद आता है लूप ऑफ हेनलेस, जो फिल्ट्रेशन को कॉन्सेंट्रेट बनाने का काम करेंगे। नेक्स्ट इज डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ये तीन प्रोसेस होते हैं।
यहाँ पे आपको तीनों ही स्टेप्स दिए हैं। पहला है फिल्ट्रेशन, जो किसके द्वारा होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के द्वारा होता है। ये बेसिकली फिल्टर करता है ब्लड को ड्यूरिंग अंडर हाई प्रेशर, जिसके वजह से फिल्ट्रेट जो है वो इकट्ठा होता है बाउमेंस कैप्सूल में। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोसेस या नेक्स्ट स्टेप, दैट इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जिसमें यूजफुल सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट और मेजरली वाटर जो है वो वापस से रीअब्सॉर्ब होता है बैक इनटू द ब्लड। और लास्ट जाता है दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन, जिसमें कुछ वेस्टेस और कुछ एक्सेस आयंस जो है वो ब्लड से वापस से ट्यूब्यूल में लाया जाता है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं। क्लियर है? अब हम आते हैं नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। यूरिन में क्या क्या होता है? तो 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है, और बाकी के कंटेंट्स जैसे यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, मिनरल आयंस, अमोनिया और पिगमेंट्स, बाइल, ये सारी चीजें और भी कंटेंट होती है, जिसके वजह से उसको एक स्लाइटली पेल येलो कलर मिलता है। फंक्शनिंग, एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शनिंग क्या है? तो पहला तो रिमूवल करता है वेस्ट को, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सारे वेस्ट मटेरियल्स को ये रिमूव आउट करने का काम करता है। नेक्स्ट, मेंटेन करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस, मेंटेन करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस, मेंटेन करता है पीएच को, साथ ही में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है बाय रेनिन सिक्रीशन, एंजाइम है, स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, एक्टिवेट करता है विटामिन डी फॉर कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन, हेल्प्स करता है नॉर्मल वॉल्यूम और कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड मेंटेन रखने में। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ किडनी, पाथ कैसे है? किडनी, किडनी से यूरेटर जाता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, वेस्ट मटेरियल जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा जाता है और यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर जाता है। सो यूरिन इज फॉर्म्ड इन किडनी, ये याद रखना है आपको। स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में और रिलीज आउट होता है थ्रू यूरेथ्रा। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो आपके पास कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो यूरिन के फॉर्मेशन को रेगुलेट करते हैं। पहला है एडीएच, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, जिसके वजह से यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड बनती है। दूसरा है अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, जो किडनी के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है। ये इंक्रीज करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और वाटर का। और लास्ट है एट्रियल नेट्रियूट्रिक फैक्टर, जो रिलीज होता है बाय योर हार्ट। ये सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को कम करता है। नेक्स्ट, डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी स्टोन। किडनी स्टोन क्या होते हैं? तो ये हार्ड क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं आपके किडनी के अंदर, जो सॉल्ट और यूरिक एसिड से बने होते हैं। नेक्स्ट इज नेफ्राइटिस, यानी किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स है उनके अंदर इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग्स का हो जाना, स्वेलिंग, और जिसके वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। रीनल फेलियर, यानी किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही है, वेस्ट आपके ब्लड में एक्यूमुलेट होता है इसके वजह से। यूरेमिया, ये बेसिकली यूरिन में यूरिया का ज्यादा से ज्यादा, कंडीशंस ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट मटेरियल इन ब्लड। नेक्स्ट इज यूटीआई, दैट इज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये बेसिकली इन्फेक्शन किसी भी यूरिनरी पार्ट में हो सकता है, ये बाय बैक्टीरिया या फंगस के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ओके, नाउ व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स यू majorly think in this chapter? First of all, you think that urine contains glucose in normal condition, but it is not. If urine contains glucose, then it is a disorder. Okay, next, causing confuse in ureter and urethra. Basically this major 2 points. Ureter, the the structure which connects your
kidney with your urinary bladder, and ureter is the opening from where the urine flows outside. Thinking only kidneys are involved in excretion? No. Majorly, various organs are involved in excretion. Okay. Next, exam tips are same. First, you should draw a neat label diagram, whichever have been asked. Next, learn step of urine formation in correct order. How urines are formed, basically ultrafiltration, then selective reabsorption, then tubular secretion. Okay. Remain key terms, give examples of disorders and right functioning of points. Okay, so all these things are important. Now, quick and fast. Quick facts, what are this? Kidney receive about 25% of the cardiac output. About 180 filtered liters of blood is filtered in daily. Only 1.1 to 1.5 liters of urine produces daily. Urea is the main nitrogenous waste, and nephron is the microscopic unit of kidney. So this is all for chapter number 9. Now we will be seeing chapter number 10. Let's start with chapter 10, that is the nervous system. ओके, ये चैप्टर में बेसिकली ये सारे पॉइंट्स, सारे स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है. मेजरली ये डायग्राम आपको आना चाहिए विद वेल लेबल्ड. हाँ, अब ये चैप्टर में बेसिकली हम क्या क्या देखने वाले हैं. पहले तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है पूरे बॉडी को. ये डिटेक्ट करता है चेंजेस को इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली. ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में, और अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स क्रिएट करेगा. ठीक है, ब्रिंग करता है. ये आपके थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग, इमोशनल और वॉलेंटरी एक्शंस का मदद करता है. इट वर्क्स विद सेंस ऑर्गन, मसल्स एंड ग्लैंड्स टू मेंटेन बॉडी फंक्शनिंग. ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चरल न्यूरॉन्स क्या है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है. न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. ठीक है, ये पॉइंट याद रहेगा आपको. अब नर्वस सिस्टम को हमने डिवाइड किया है, दैट इज इन सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इन पीएनएस दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. CNS comprises of your brain and spinal cord, whereas PNS comprises of your cranial nerves, spinal nerves. PNS is further divided into somatic systems and autonomic system. ठीक है, अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये करता क्या है, तो ये कम्युनिकेट करता है किसको, आपके ब्रेन को. किससे, आपके ऑर्गन्स से. ठीक है, यानी ये कम्युनिकेशन करवाएगा आपके ब्रेन और आपके ऑर्गन्स के बीच में. पीएनएस जो है वो दो और भी टाइप में फर्दर डिवाइड किया जाता है. सोमैटिक सिस्टम जो आपके वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, और ऑटोनॉमिक सिस्टम जो आपके इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है. ठीक है, तो सीएनएस कंट्रोल सेंटर है, पीएनएस कम्युनिकेटिंग नेटवर्क है. मतलब ये आपके सेंटर को, आपके कंट्रोलर को आपके रेस्पॉन्सर्स के साथ मिलाने का काम करता है. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. न्यूरॉन के बेसिक, न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. ये 3 पार्ट से बना होता है, दैट इज डेंड्राइट्स, द रिसीविंग पार्ट जो इंपल्स को रिसीव करने का काम करता है. दी सेल बॉडी और साइटोन पार्ट जिसे हम सोमा भी बोलते हैं. ठीक है, इसके पास न्यूक्लियस होता है, यानी ये कंट्रोल करता है ये पूरे न्यूरॉन की फंक्शनिंग को. ठीक है, और लास्ट दैट इज एक्सॉन पार्ट जो कंडक्ट करता है इंपल्स को अवे फ्रॉम इट्स पार्ट. और लास्ट एक्सॉन टर्मिनल जो ट्रांसमिट करता है इंपल्स को दूसरे न्यूरॉन्स या दूसरे ऑर्गन तक. क्लियर है, तो इंपल्स हमेशा ट्रैवल करते हैं
dendrites to cell body to axon and axon to axon terminal. अब ह्यूमन ब्रेन, तो इसमें सेरेब्रम सबसे बड़ा पार्ट होता है। इसके पास थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग, सेंसेस, वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोलिंग सेंटर होता है ये। सेरेबेलम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, ये बैलेंस और पोस्चर कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। नेक्स्ट मेड्यूला, जिसे हम ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं, ये बेसिकली आपके इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है इनवॉलेंटरी फंक्शंस जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग, प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वगैरह। ठीक है, तो सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट होता है जिसके पास हायर मेंटल फंक्शनिंग होती है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस का सेकेंड पार्ट, जो बेसिकली चार पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, दैट इज सर्वाइकल रीजन, थोरैसिक रीजन, लंबार रीजन एंड सैक्रल रीजन। ये लॉन्गेस्ट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है। ये ब्रेन को पीएनएस के साथ कनेक्ट करवाने का काम करता है। ये रिफ्लेक्स सेंटर की तरह एक्ट करता है। प्रोटेक्शन में होता है बाय मेनिंजेस एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? तो रिफ्लेक्स एक्शन एक क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है जो आपकी बॉडी देती है किसी भी एक स्टिमुलस को। इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ये पार्ट आप याद रखोगे। ठीक है, जो इंपल्स इसमें ट्रैवल होते हैं उसे हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। द ट्रैवलिंग ऑफ इंपल्स इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। इसका एग्जांपल विड्रॉल ऑफ हैंड फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे देख लो, ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर से इंपल्स जाता है सेंसरी न्यूरॉन तक, सेंसरी न्यूरॉन से रिले न्यूरॉन तक जाएगा, रिले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक जाएगा और मोटर न्यूरॉन से रेस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, आपके बॉडी में सेंस ऑर्गन्स होते हैं और उनमें कौन कौन से नर्व्स होते हैं वो दिया है। आईज लाइट के स्टिमुलेशन में ये काम करता है, इसके पास ऑप्टिक नर्व होते हैं। ईयर साउंड और बैलेंस का काम करता है, तो इसके पास ऑडिटरी नर्व्स होते हैं। नोज, इसके पास स्मेल सेंसेशन होता है, तो यहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व्स होते हैं। टंग टेस्ट का काम करता है, तो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व्स होते हैं या गस्टेटरी रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, स्किन टच, पेन, टेम्परेचर को रेस्पॉन्स देता है, तो यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। एएनएस दो पार्ट से बना होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये एक्साइटरी स्टिमुलस देता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिटरी स्टिमुलस देता है। जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज, ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करता है, प्यूपिल को डायलेट करता है, इंडाइजेशन को इनहिबिट करता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसके ऑपोजिट यानी इसके एंटागोनास्टिक काम करता है। ये हार्ट बीट को डिक्रीज करता है, ब्रीदिंग रेट को डिक्रीज करता है, प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन करवाता है और डाइजेशन स्टिमुलेट करता है। उसके बाद आप फंक्शनिंग देख लोगे, डिटेक्ट चेंजेस इन एनवायरमेंट, ट्रांसमिट इंपल्स टू कंट्रोल सेंटर्स, process and interpret information, brings about appropriate response, coordinate the activity of muscles and glands, help in maintaining body balance and posture, and response for higher mental functioning. ये सब होते हैं आपके नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग्स। फिर नर्वस सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स है जैसे पैरालिसिस, लॉस ऑफ मूवमेंट ड्यू टू डैमेज इन नर्व्स, स्पेसिफिकली स्पाइनल कॉर्ड। एपिलेप्सी, सडन रिपीटेड फिट्स ड्यू टू एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी, आपकी ब्रेन प्रॉपर एक्टिविटी नहीं कर पाती है जिसके वजह से फिट आने लगते हैं। अल्जाइमर डिजीज, दैट इज लॉस ऑफ मेमोरी एंड अदर मेंटल फंक्शनिंग। मेनिंजाइटिस, स्वेलिंग इन द मेनिंजेस, मेनिंजेस प्रोटेक्टिव लेयर होती है आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डैमेज टू माइलिन शीट, माइलिन शीट कहां पे होता है ये आपको पता है, दिस इज
the myelin sheet which is covered around the axon. ठीक है, तो ये सारे डिसऑर्डर्स हो गए. अब आप बेसिक मिसटेक क्या करते हो या कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हो? आप थिंक करते हो कि ब्रेन इज द ओनली पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, बट नो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. Next, you confused about sensory and motor neurons. Sensory neurons takes impulse from your body to your CNS, while motor neurons brings messages from your CNS to your body system. Next, you think reflex action involves brain, but it is not true. So all these are the common mistakes which we see. In exam, you should draw the neat level diagram of the neuron. Difference between somatic and autonomic nervous system, it may can come. So you should write all these points which have been given over here. Okay. Write functionings of each part of brain. Practice flowcharts of reflexed arc and use key points. Okay. Quickly facts, what are these? Your brain comprises of 100 billions of neurons. Nerve impulse travels at about 1 to 120 meter per second. Spinal cord is about 45 centimeter long in an adult. Okay. And cerebellum is responsible for balance and coordination. Reflex action are controlled by spinal cord. So, and overall in this part, what is the summary of this chapter? The nervous system controls and coordinate all activity of the body, helps in sensation, thinking and responding, maintains harmony within the body and with the environment. So, this is all for today's session. We have completed almost all the topics which are going to appear in your exam. So, all the best for your exam. Thank you so much.